हेलो टू ऑल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे संगम एज के बारे में, जो एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। तो संगम एज की बात करें तो ये एंशियंट हिस्ट्री में टॉपिक है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 300 BC से, बिफोर क्राइस्ट से, और इसका जो एंड होता है वो माना जाता है 300 AD में, आफ्टर डेथ, मतलब ठीक है, क्राइस्ट के बाद में, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद में। संगम एज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कई तमिल लिटरेरी वर्क्स हुए थे, मतलब बहुत सारी तमिल पोएम्स और लिटरेचर यहाँ पे कंपाइल किए गए थे। 3 संगम एज हुई थी, ठीक है, उनमें ये सब हुआ था। उसके अलावा ये यहाँ पे संगम एज में 3 डायनेस्टीज़ का उदय हुआ था, उसकी वजह से भी ये जाना जाता है, जो थे चेरा, चोला और पांड्या। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम डायनेस्टीज़ के बारे में जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वो देखेंगे। उसके बाद में हम एक एक करके जो भी तमिल संगम्स हुए थे, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, कौन कौन सी जो है तमिल लिटरेचर वहाँ पे कंपोज हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायनेस्टीज़ से। तो मैंने आपको बताया कि 3 डायनेस्टी संगम एज में मुख्य थी, वो थी चेरा, चोला और पांड्या। सबसे पहले बात करेंगे चेरा डायनेस्टी के बारे में। चेरा जो डायनेस्टी थी, वो जो डायनेस्टी थी, यहाँ पे देखिए, चेरा जो डायनेस्टी थी वो आप ये मान लीजिए कि प्रेजेंट डे केरला के आसपास का रीजन है ना, प्रेजेंट डे नॉर्थ ऑफ केरला, केरला के आसपास का रीजन, वो चेरा डायनेस्टी का माना जाता है। कैपिटल इसकी थी वंजी, इसका सिंबल था बो एंड एरो। 2 पोर्ट्स थे इसके जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार पूछा भी जाता है, मुचरिस और टोंडी, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। याद करने का क्या हुआ कि चेरा थे, उनका सिंबल क्या था, बो एंड एरो, उनकी कैपिटल थी वंजी, और जो पोर्ट्स थे वो थे मुचरिस और टोंडी। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि चेरा और वंजी कैपिटल, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, सीवी मतलब रेज्यूमे को भी बोलते हैं, है ना, उस हिसाब से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं चोला की। चोला जो थे वो प्रेजेंट डे जो ये मान लीजिए आप कि हैदराबाद और मतलब हैदराबाद मान लीजिए, और उसके जो नीचे का रीजन है तमिल के, नॉर्थ तमिल, मतलब अभी जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु है उसके नॉर्थ का जो रीजन है वहाँ पे चोला एम्पायर था, है ना, हैदराबाद से नीचे, और तमिल, नॉर्थ तमिल जो तमिल रीजन है उससे ऊपर, बिटवीन बोथ ऑफ देम। कैपिटल थी उरायूर, सिंबल था इनका टाइगर, ठीक है, बाघ। पोर्ट्स इनके हैं पूहड़, कावेरीपट्टनम, है ना। याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि चोरा टाइगर, ठीक है, सिटी के नाम से याद रख सकते हैं, सिटी बजाते हैं हम, कई बार आप ट्रैफिक में से निकलते, ट्रैफिक हवलदारों को आप सिटी बजाते हुए देखते हैं, इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। फिर CU, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, बाय CU, तो चोला और उरायूर, और जो पोर्ट है वो है पूहड़, ठीक है। अब बात करते हैं पांड्या की। पांड्या प्रेजेंट डे तमिलनाडु जो है बिल्कुल साउथ ऑफ इंडिया, वहाँ पे थे। कैपिटल थी इनकी मदुरई, सिंबल है इनका फिश, पोर्ट्स था इनका जो फेमस था वो था कोडकई, ठीक है। अब इनको कैसे याद करेंगे, तो पांड्या, फिश और मदुरई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए PM, है ना, प्राइम मिनिस्टर से याद कर सकते हैं कि पांड्या और मदुरई कैपिटल, उसके बाद में फिश, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, वो किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं और वहाँ पे उनको बहुत सुंदर तालाब दिखा है जिसमें बहुत सारी फिशेज़ हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पोर्ट्स इनके फेमस थे कोरकई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 3 संगम्स हुए थे, ठीक है, अलग अलग समय पे, उनमें अलग अलग लिटरेरी वर्क्स और बहुत सारे तमिल टेक्स्ट वो प्रोड्यूस हुए, कंपोज हुए। हम इम्पोर्टेंट जो हैं वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए, तमिल लिटरेरी ट्रेडिशंस मेंशंस 3 संगम, 3 संगम हुए, मैंने आपको बताया। असेंबली ऑफ पोएट्स, संगम का मतलब होता है असेंबली ऑफ पोएट्स, हुई थी 3 बार हुई है, और हेल्ड इन एंशिएंट साउथ इंडिया, ठीक है, वो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि चेरा, चोला, पांड्या साउथ इंडिया में ही है ना, और वहीं पे ये संगम जो हुआ था पोएट्स का हुआ था। ईच संगम वॉज अ गैदरिंग ऑफ स्कॉलर्स एंड पोएट्स अंडर रॉयल पेट्रोनेज। 3 संगम का मतलब क्या हुआ, 3 महान काव्य सभाएं, 3 लेजेंडरी असेंबलीज ऑफ तमिल पोएट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो फर्स्ट संगम पीरियड था
वहाँ पे कोई भी लिटरेरी एविडेंस हमें नहीं मिलता, मतलब किसी लिखित साक्ष्य का प्रमाण हमें नहीं मिलता, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। सेकंड तमिल संगम से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होना स्टार्ट हुआ। देखिए, फर्स्ट संगम सेंटर कहाँ पे था? मदुरई में था। जो पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई, मैंने आपको याद करवाया प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है, पांड्या मदुरई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो डेफिनेट सर्वाइविंग लिटरेचर अवेलेबल, लेजेंडरी असेंबली, डिटेल्स फ्रॉम लेटर टेक्स्ट ओनली, है ना, कोई टेक्स्ट यहाँ पे नहीं मिला है। सेकंड संगम हुआ था, सेकंड संगम कहाँ पे हुआ था? सेकंड संगम हुआ था कपाटपुरम में। ये देखिए सेकंड संगम जो है वो कपाटपुरम में हुआ था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है, उसका नाम है तोल्कापियम। इसके ऑथर हैं तोल्कापियार। इसे वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर टेक्स्ट बोला जाता है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बहुत पुराना ग्रामर टेक्स्ट है ये, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग ग्रामर टेक्स्ट। तीसरी संगम कहाँ पे हुई थी? फिर से मदुरई में हुई, ठीक है, वही पांड्या की जो कैपिटल है वो। ये यहाँ पे जो तमिल टेक्स्ट जो कंपोज हुए थे वो सबसे ज़्यादा थे संख्या में और इम्पोर्टेंट भी। जैसे इत्तू, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है पहला, इत्तू थोकई। इत्तू थोकई 8 पोएम्स का कॉम्बिनेशन माना जाता है। उसके बाद है पट्टू पट्टू। पट्टू पट्टू 10 तमिल पोएम्स का संगम है जो लॉन्ग पोएम्स है। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन एक है पतिनेन किलकानक्कू, ठीक है। तो पतिनेन किलकानक्कू हम आगे उसमें पढ़ेंगे। पतिनेल किलकानक्कू एक 18 माइनर तमिल वर्क्स माने जाते हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट टेक्स्ट यहाँ पे थर्ड संगम एज में कंपोज हुए थे, है ना। और इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि, और मेमोरी ट्रिक भी यहाँ पे मेंशन्ड है। पहले ये देखिए, संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा की सबसे समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। इसे 3 प्रमुख समूह में विभाजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ थर्ड संगम असेंबली की बात हो रही है जो पोएट्स की असेंबली हुई थी। पहला इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन सा था? अभी मैंने आपको बताया, इत्तू थोकई। 8 एंथोलॉजीज, 8 प्रमुख काव्य संकलन। उसके बाद पट्टू पट्टू, 10 आइडल्स, 10 लंबी कविताएं, 10 लॉन्ग पोएम्स, मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए इसके बारे में बात कर रहा था मैं, पतिनेन किलकानक्कू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। 18 माइनर वर्क्स हैं, 18 लघु रचनाएं। सबसे प्रसिद्ध है इसकी थिरुकुरल। थिरुकुरल के पोएट का नाम आप याद रखिएगा, उनका नाम है थिरुवल्लुवर। वो अभी आगे आएगा, फिर भी आप ये नोट कर लीजिए। मेमोरी फॉर्मूला देख लीजिए, 8, 10, 18, 8 वर्क्स जिसमें पोएम्स है वो कौन सा है? इत्तू थोकई। दूसरा है पट्टू पट्टू जिसमें 10 लॉन्ग पोएम्स है। और फिर पतिनेन किलकानक्कू जिसमें 18 माइनर वर्क्स हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ये तमिल टेक्स्ट थर्ड संगम में कंपोज हुए थे उनमें 2 तमिल टेक्स्ट इंपॉर्टेंट थे। जैसे आप कैटेगराइज कर देते हैं ना कि एक कैटेगरी ऑफ, जैसे कोई भी आप नॉवल पढ़ता है तो एक कैटेगरी ऑफ नॉवल होती है कि भाई रोमांटिक नॉवल है, फिर दूसरी कैटेगरी होगी एजुकेशनल नॉवल है ना। एक और कैटेगरी होती है मोटिवेशनल नॉवल है, ठीक है। आप कई सारी बुक्स देखते ही होंगे तो अलग अलग तरीके की बुक्स होती है। ऐसे ही ये कैटेगराइज किया गया था इनको अकम और पुरम में। अकम डील करता है किससे? लव से, इमोशन से, रिलेशनशिप से, यूनियन से, सेपरेशन से, है ना। वो जो है वो अकम में आती है। तो जितनी भी टेक्स्ट अकम के फॉर्म में या कैटेगराइज हुए थे उनमें आपको लव, इमोशन, रिलेशनशिप्स, वो सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। अकम थीम्स प्रकृति के 5 थिनाई के माध्यम से प्रेम और भावनाओं का वर्णन, यह संगम कविता का आंतरिक पक्ष है। अभी थिनाई के बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसके बारे में और देख लीजिए पुरम। अब पुरम की बात करते हैं। देखिए पुरम का मतलब होता है वॉर, हीरोइज्म, किंग्स, ब्रेवरी, जनरोसिटी, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जो तमिल टेक्स्ट हैं वो पुरम है। पुरम में आपको सारी किंग्स के बारे में, ब्रेवरी के बारे में, वॉर्स के बारे में, इस तरीके से आपको टेक्स्ट मिलेगा, है ना। संगम साहित्य में अकम और पुरम दोनों प्रकार की कविताएं इत्तू थोकई 8 एंथोलॉजीज में मिलती है। तो अभी हमने बात करी कि थर्ड संगम जो हुई थी, पोएट ऑफ असेंबली ऑफ पोएट जो थर्ड संगम हुई थी उसमें तमिल टेक्स्ट कंपोज हुआ था इत्तू थोकई नाम का, जिसमें 8 पोएम्स के बारे में बात किया गया, ठीक है। उनमें से ही अकम और पुरम जो है वहाँ मेंशन्ड है।
कई टेक्स्ट हैं जो अकम के हैं, कुछ टेक्स्ट पुरम के हैं। पुरम थीम्स क्या होगी? राजाओं की वीरता, युद्ध, दान और सार्वजनिक जीवन का वर्णन। ये संगम कविता का बाह्य पक्ष है। अब थिनाइस की बात करते हैं। देखिए थिनाई क्या थी? थिनाइस जो थे कुछ कम्युनिटी भी थी और कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए उन रीजन के बारे में संक्षेप वर्णन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे नाम जानने हैं इनके बारे में, और नाम के अलावा ये जानना है कि ये कौन सी कम्युनिटीज़ थी, बस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुरिंची माउंटेन रीजन से एसोसिएटेड थे। देखिए पर्वतीय क्षेत्र, हिल कम्युनिटीज़। प्रेम और मिलन, लव एंड यूनियन के बारे में दिखाता है। दूसरी कम्युनिटी है मुल्लई बात करता है वन, ठीक है, चारागाह क्षेत्र की, है ना। ये पेस्टोरल कम्युनिटी था। मुल्लई का मतलब ये चरवाहा थे, है ना, इधर से उधर जाके ये, ठीक है, चारा वगैरह इकट्ठा करते थे, वो थे ये। फिर तीसरी है मरुतम। यहाँ पे आगे आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगी। ये जो नाम है वो है मरुथम, MARUTHAM। मरुथम जो थे वो फार्मिंग कम्युनिटी थी, उपजाऊ कृषि क्षेत्र था। सबसे ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं प्रॉस्परस कम्युनिटी यही थी, क्योंकि ये फार्मिंग उस समय प्रैक्टिस करते थे, है ना, संगम एज के समय। सेटल लाइफ थी इनकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी दो कम्युनिटीज़ हमने पढ़ी उससे। कुरिंची क्योंकि माउंटेन कम्युनिटीज़ थी तो उनका जीवन वैसा था। मुल्लई क्योंकि चरवाहा थे, चारागाह क्षेत्र था, उनका रीजन वैसा था। मरुतम जो थे वो फार्मिंग कम्युनिटी थी। फिर थे नेतल जो थे वो तटीय क्षेत्र थे, कोस्टल कम्युनिटी थी। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? फिशिंग वगैरह, समुद्री जीवन। फिर लास्ट में पलई सबसे ज़्यादा शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र वाले रीजन में रहते थे, एरिड एंड ड्राई रीजन। यहाँ पे यात्रा, कठिनाई, विरह, इन सब का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रैवल, हार्डशिप, सेपरेशन, लैंडस्केप प्रोग्रेशन आप देख सकते हैं। माउंटेन्स से फिर फॉरेस्ट, क्योंकि चरवाहा वगैरह होंगे, फिर फार्म लैंड, फिर कोस्ट बाहर की तरफ, और फिर लास्ट में एरिड लैंड, है ना। ये 5 थिनाई है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे संगम पोइट्री यूजेस 5 लैंडस्केप सेटिंग्स थिनाई टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस एंड लाइफ सिचुएशंस। ईच थिनाई हैज़ इट्स ओन फ्लोरा, फोना, सीजन एंड इमोशनल थीम। वो आप देख ही सकते हैं कि भाई माउंटेन रीजन है, फिर फॉरेस्ट है, फिर एग्रीकल्चर लैंड है, कोस्टल लैंड है, और लास्ट में एरिड रीजन है। तो इस तरह से अलग अलग है, ठीक है। कुरिंची लव के बारे में, माउंटेन है। मुल्लई वेट के बारे में है, क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह है। मरुतम सेटल, एग्रीकल्चर है तो सेटल हो जाएंगे। नेतल सी के बारे में, पलई सेपरेशन के बारे में। अब थोड़ा सा जो हमने तमिल टेक्स्ट के बारे में देखा थर्ड संगम के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने 2 इम्पोर्टेंट जो हैं वो तमिल टेक्स्ट देख रहे हैं। एक तो इत्तुत हो गई, और ये देखे थे पतिनेन किलकानक्कू। पतिनेन किलकानक्कू में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने देखा था वो है थिरुकुरल, ठीक है। पतिनेन किलकानक्कू क्योंकि 18 माइनर वर्क्स है, उनमें से एक माइनर वर्क है थिरुकुरल। थिरुकुरल के ऑथर है, मैंने आपको बता दिया था, थिरुवल्लुवर, है ना। सबसे प्रसिद्ध रचना देखिए यहाँ पे थिरुकुरल, ऑथर थिरुवल्लुवर। तमिल साहित्य का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट मतलब गुड रिटन डॉक्यूमेंट्स है ये थिरुकुरल। पतिनेन किलकानक्कू 18 माइनर वर्क्स, यह संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें नैतिक, व्यवहारिक एवं प्रेम विषयक लघु रचनाएं सम्मिलित हैं। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये अकम का पार्ट है ना, क्योंकि पुरम तो वॉर और उससे डील कर रहा था। थिरुकुरल के बारे में देख लेते हैं, जो कि पतिनेन किलकानक्कू का पार्ट है। थिरुकुरल के 3 विषय हैं, ठीक है। अरम, वर्चू, धर्म। पोरल, वेल्थ, अर्थ। और इनबम, लव, प्रेम। ये तीनों मानव जीवन के मूल आधार हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ इन इंडियन सोसाइटी। आप वैसे भी देखते होंगे, जैसे कई साउथ इंडियन मूवीज़ बनती हैं तो ज़्यादातर फैमिली वैल्यूज़ पे, रिलेशनशिप्स, इन पे ज़्यादा फोकस करती है। प्रैक्टिकल वे में कम दिखाते हैं, इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है उनमें। तो हॉस्पिटैलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ इन इंडियन सोसाइटी। फैमिलीज ऑफन लिव क्लोज टुगेदर एंड एम्फेसाइज केयरिंग फॉर वन अनदर, ठीक है। तो 18 माइनर वर्क्स हमने देख लिया, पतिनेन किलकानक्कू, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है थिरुकुरल, जिसके राइटर हैं थिरुवल्लुवर, और जो वर्चू, वेल्थ और लव से डील करता है। अब जो थर्ड संगम थी उसके थोड़े से समय बाद में, या फिर उसी समय मान लीजिए आप, 2 बहुत इम्पोर्टेंट तमिल टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिले या कंपोज हुए।
उनमें से एक है सिलापदिकरम, ठीक है। सिलापदिकरम लिखा था इलांगो अडिगल में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया और आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि ये 3 लोगों की प्रेम कहानी से डील करता है और उन तीनों लोगों का नाम है कोवलन, कन्नेगी और माधवी, है ना। कोवलन और कन्नेगी पहले से मैरिड हैं, लेकिन बाद में कोवलन को माधवी से प्रेम हो जाता है, बट कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स होता है और माधवी जो है कोवलन को छोड़ देती है और कोवलन वापस कन्नेगी के पास चला जाता है और कन्नेगी उसे वापस से एक्सेप्ट कर लेती है। तो कन्नेगी को एक गॉडेस के रूप में वहाँ पूजा जाता है। ऊपर से एक इंसिडेंट और होता है जिसमें कन्नेगी कोवलन की जान भी बचाती है, तो इसलिए उसे गॉडेस के रूप में उस तरह उस रीजन में पूजा जाता है। कोवलन और माधवी की एक बेटी हुई मणिमेगलाई। मणिमेगलाई भी लिखी हुई है, वो भी यहीं से रिलेटेड है, उसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे। और उसके जो ऑथर हैं वो है सत्तानर, ठीक है, आगे आप देखेंगे। अब ये देख लीजिए कि सिलापदिकरम है वो लिखी इलांगो अडिगल ने। भाषा तमिल है, एपिक पोयम है, काल इसका संगमेज है, ठीक है। कहानी कोवलन कन्नेगी से विवाहित था। नर्तकी माधवी से संबंध के बाद वह मदुराई गया। वहाँ कन्नेगी ने अपने पति की निर्दोषता साबित की, मैंने आपको बताया, जान बचाई, ठीक है। कन्नेगी निष्ठावान पत्नी, न्याय की देवी, नायिका, इसलिए उसे गॉडेस के रूप में पूजा जाता है। कोवलन कन्नेगी का पति, माधवी से संबंध, अन्यायपूर्ण मृत्यु। माधवी नर्तकी डांसर, कोवलन की प्रेमिका, मणिमेगलाई की माँ। अब हम ये सिलापदिकरम आप याद रखिएगा, इलांगो अडिगल ने लिखी है। अब हम इसमें दूसरी जो महाकाव्य रचना है उसकी बात करेंगे, और वो कौन सी है? वो है मणिमेगलाई, है ना। तो लेखक कौन है इसके? सत्तानर, मैंने अभी आपको बताया। प्रमुख पात्र मणिमेगलाई, जो कि कौन है? माधवी और कोवलन की बेटी है ना, कोवलन और माधवी की पुत्री। बौद्ध धर्म से प्रेरित कथा। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद कर लीजिए कि ऑथर कौन है और जो तमिल टेक्स्ट कंपोज हुआ था वो कौन सा है। फैमिली ट्री हम देख सकते हैं, कोवलन, माधवी, मणिमेगलाई, जो कि इस बुक की नायिका है। याद कैसे रख सकते हैं? मणिमेगलाई, सत्तानर, डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। कोई भी निमोनिक आप बना लीजिए, ठीक है। मासा एक वर्ड होता है, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान वगैरह में यूज़ करते हैं मासा, ठीक है, या तो सास को बुलाते हैं, माँ को बुलाते हैं, ऐसे। तो मासा से हो गया मणिमेगलाई और सत्तानर। मणिमेगलाई सत्तानर द्वारा रचित एक महाकाव्य, सिलापदिकरम का अगला भाग ये यहाँ पे हो गया। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इनको ध्यान रखिएगा। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देखे थे जो 3rd संगम एज में कंपोज हुए हैं। तो पहला तो जो 2nd संगम एज में कंपोज हुआ था वो था तोल्कापियम, है ना, जो तोल्कापियार ने लिखा था, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट है, ग्रामर टेक्स्ट, है ना, उसका आप याद रखिएगा। अब दूसरा है जो 3rd संगम एज में कंपोज हुए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है इत्तू थोकई, जो 8 एनालॉजीज़ के बारे में बात करता है, जिसमें हमने देखा जो अकम और पुरम है उससे भी डील करता है ये, ठीक है, जो कैटेगराइज हमने किया था उन दोनों को, कई है उसमें, ठीक है। फिर पट्टू पट्टू था, तो पट्टू पट्टू में 10 आइडल्स, 10 लॉन्ग पोएम्स के बारे में बताया गया है। फिर पति नेन किलका नक्कू है, 18 माइनर वर्क्स के बारे में बताया गया, और उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट वो था वो भी देख लिया, जो थिरुवल्लुवर ने लिखा था। देखिए वो आ गया, थिरुकुरल थिरुवल्लुवर ने लिखा था। तोल्कापियम मैंने आपको अभी बताया, तोल्कापियार। सिलापदिकरम अभी हमने देखा, इलांगो अडिगल, जिसमें कोवलन, माधवी और कन्नेगी की बात की गई है, लव स्टोरी बताई है। मणिमेगलाई, सत्तानर, जो कोवलन और माधवी की पुत्री है, उसके बारे में बताया गया। 8, 10 और 18 की मेमोरी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी। 8 से है इत्तू थोकई, 10 से है पट्टू पट्टू और 18 से है पति नेन किलका नक्कू। इत्तू थोकई का पार्ट है अकम और पुरम। अकम डील करता है वो लव से, पुरम डील करता है वॉर एंड पब्लिक लाइफ से। डायनेस्टीज़ की रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जो संगम एज जिन पे बेस्ड है, ठीक है। वो हैं चेरा, चोला, पांड्या। सिंबल और पोर्ट्स वापस देख लेते हैं। चेरा का था वंजी, कैसे याद किया था? सीवी, रेज्यूमे बोलते हैं सीवी, तो चेरा और वंजी। सिंबल है बो। 2 पोर्ट हैं, मुजरिस और टोंडी, सी-टी के नाम से याद किया था, है ना। चेरा, बो, वंजी, मुजरिस। चोला इनका सिंबल कौन सा है? इनका सिंबल है टाइगर। कैपिटल क्या है? उरायूर, CU के नाम से याद किया था। पोर्ट क्या है इनके? पूहड़, कावेरीपट्टनम, इंपॉर्टेंट है।
चोला सिंबल हुआ टाइगर, उरायूर क्या हुई कैपिटल, और पुअर हुआ पोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं पांड्या की। कैपिटल है मदुरई, जो हमने कैसे याद किया था, पीएम के नाम से याद किया था, प्राइम मिनिस्टर के नाम से। सिंबल है फिश, पोर्ट है कोरकई, और कैसे याद करेंगे, पांड्या मदुरई कैपिटल, पीएम प्राइम मिनिस्टर। फिर वो मैंने बताया था यूरोप घूमने गए हैं, कहीं भी फॉरेन में गए हैं तो वहाँ पे मछलियों से भरा तालाब उन्होंने देखा, और कोरकई इनका क्या है, पोर्ट है। ठीक है, चेरा चोला पांड्या। ठीक है, ये हमारा हो गया है ना। 3 संगम हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड में इत्तू थोकई, पट्टू पट्टू, पतिनेन, किलकानक्कू। 8, 10, 18 से याद कर सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया। अकम लव, पुरम वॉर, चेरा चोला पांड्या अभी हम देख चुके हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं भी देख ली हैं। तोल्कापियम है, तोल्कापियार ने कंपोज किया था। थिरुकुरल है, जो पतिनेन केलकानक्कू का पार्ट है, थिरुवल्लुवर ने कंपोज किया था। सिलापदिकरम इलांगू अडिगल ने बनाया है। मणिमेकलाई सत्तानंद ने बनाया। 5 चेन्नई के बारे में बात किया है। कुरिंजी जो माउंटेन कम्युनिटी थी, मुल्लई फॉरेस्ट थी, मरुथम फार्मलैंड थी एग्रीकल्चर, नेथल था कोस्ट, और पल्लई था एरिड डेजर्ट। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, है ना, संगम लिटरेचर के बारे में। ध्यान से इसे देखिएगा, मैंने एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से डिटेल में थ्रू मेमोरी ट्रिक समझाई है। और ऐसे ही बेहतरीन जीके के वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।